Good morning, ma'am. Good morning. नो मैम। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, एक बार मुझे आइडिया दो। मैम वो फंडामेंटल थ्योरम बताई थी आपने, काउंटर इंटीग्रल। Okay, I have explained this ना, what is simple curves, Yes. multiple curves. यस। We have to start from Cauchy's theorem. Okay, कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना है किसी भी फंक्शन का, तो आप इंटीग्रेशन का साइन बनाते हो लाइक दिस। अब अगर किसी भी इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर एक सर्कल बना है, इसका मतलब आप इंटीग्रेशन ले रहे हो अलोंग अ क्लोज्ड कर्व। जो भी कर्व है जिसके अलोंग आपको इंटीग्रेट करना है वो कैसा है, क्लोज्ड कर्व है। तब हम ये ऊपर ना इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर सर्कल लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है। नाउ व्हाट इज कॉचीज थ्योरम? आपको भी जो मैं थ्योरम्स बताऊंगी उनके प्रूफ नहीं करने, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए वो थ्योरम कहती है क्या, ये भी पता होना चाहिए, और उसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, वो भी पता होना चाहिए। नाउ सपोज आपके पास एक क्लोज्ड कर्व दिया हुआ लाइक दिस, ये क्लोज्ड कर्व है। Analytic on this closed curve and inside the region, जो ये closed curve जो region and closed कर रहा है उस region पे भी, ठीक है। If fz is analytic inside and on the counter of a closed curve C, then the integration of the function fz with respect to z along this closed curve is 0. अगर फंक्शन एनालिटिक है उस पूरे क्लोज कर्व और उसके अंदर भी, तो उस क्लोज कर्व के अलोंग जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट चीज, सपोज मैंने आपको बताया था सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड द मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन, द रीजन विच इज विदाउट एनी होल्स, जैसे ये वाला रीजन ले लिया, इसके पूरे का पूरा अंदर का रीजन हम देख रहे हैं। अब अगर हम रीजन देखते हैं जिसके अंदर होल्स लाइक दिस, इसके अंदर ये जो दो ओवल शेप पार्ट्स हैं उसके अंदर का रीजन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसके बाहर का रीजन ले रहे हैं, और जो बाहर वाले कर्व के बीच में क्लोज्ड है उसको हम कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। नाउ सपोज आपके पास एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है। अब ये जो दो कर्व्स हैं C1 और C2 इस तरीके से है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जो C1 कर्व है उसकी ओरिएंटेशन होगी काउंटर क्लॉकवाइज, और जो हमारा C2 कर्व है उसकी ओरिएंटेशन होगी क्लॉकवाइज। ये चीज ध्यान रखना कि दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट होनी चाहिए, आउटर कर्व एंड द इनर कर्व। यहाँ पे हमने एक ही इनर कर्व लिया, हो सकता है एक से ज्यादा इनर कर्व्स हों। अगर एक से ज्यादा होंगे तो जितने भी इनर कर्व्स होंगे उन सब की सेम ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और बाहर वाला जो आउटर कर्व है उसकी अपोजिट ओरिएंटेशन होनी चाहिए। नाउ अगर इस टाइप का कोई रीजन है और इस रीजन के जो रीजन एनक्लोज हो रहा है इन दोनों कर्व्स के बीच में लाइक दिस डॉटेड पोर्शन, अगर वहां पे आपका एक फंक्शन fz analytic है, if a function fz is analytic inside and on the counter of a closed curve bounded between C1 and C2, इन C1 and C2 कर्व्स पे भाई और इनके बीच में जो रीजन एनक्लोज हो रहा है उस पर भी हमारा फंक्शन fz क्या है, एनालिटिक है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द fz along the outer curve C1 will be equal to the integration of the function fz along the inner curve C2। जो आउटर और इनर कर्व के अलोंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करके दैट विल बी सेम। जो आउटर कर्व C1 है उसके अंदर कितने सारे, काफी सारे n होल्स हैं, देयर आर n काउंटर्स। जैसे यहाँ पे तो एक है, ऐसे जो सर्कल्स है या ओवल शेप रीजन्स है ऐसे n रीजन्स हैं, तो n कर्व्स हो जाएंगे लाइक C1 C2 C3 अप टू द n कर्व्स। एंड जो आउटर कर्व है उसको अभी नोट करो C से, जितने भी अंदर वाले कर्व्स हैं उन सब की ओरिएंटेशन सेम होगी। सपोज सबके सब क्लॉकवाइज है, और जो आउटर वाला क्लोज है जिसके अंदर वो सब एनक्लोज्ड हैं वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है। तो इंटीग्रल ऑफ fz with respect to z along the curve C is equal to integral of f with respect to z along the curve C1 plus integral of fz along the curve C2 plus so on। ये सारे n कर्व्स के लिए रिपीट होगा जितने भी उसके अंदर होंगे, ये चीज ध्यान रखना। और नेक्स्ट इज द ग्रीन थ्योरम। सपोज P and Q are functions of variable x and y
एंड बोथ पी एंड क्यू आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑल्सो, और जो इनके पार्शियल डेरिवेटिव होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वो भी कॉन्टिन्यूस होंगे. अब मान लो जैसे आपने ये कर्व लिया, यू हैव टेकन दिस कर्व सी, सपोज ये कोई रीजन एनक्लोज कर रहा है, जो अंदर का रीजन है जिस उस रीजन के एरिया को हम आर से डोनेट कर रहे हैं, जो भी अंदर रीजन एनक्लोज कर रहा है उसको हम आर से डोनेट कर रहे हैं. ठीक है, देन ये जो कर्व है जिसके उसको हम रिलेट ऐसे कर सकते हैं. अभी मैं डबल इंटीग्रल बताऊंगी, अभी समझ में आएगा हाउ टू कंप्यूट द डबल इंटीग्रल. नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें हम डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स कवर अप करेंगे, तो उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो आप तब सीखोगे. रिजल्ट क्या है, p dx plus q dy. इस फॉर्म में आपका कोई फंक्शन है p dx plus q dy, where p and q both will be function. इसका इंटीग्रेशन along the closed curve c ले रहे हैं, then it will be, its value will be same as the value of the double integral over the region R. सिंगल इंटीग्रल हमेशा एक कर्व के ऊपर होता है, डबल इंटीग्रल हमारा एक 2D रीजन के ऊपर होगा, ट्रिपल इंटीग्रल हमारा 3D रीजन, तो वॉल्यूम की बात आ जाती है. ठीक है, यहाँ पे डबल इंटीग्रल है किसका, Q का डेरिवेटिव, Q dy के साथ है तो Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव होगा, माइनस P जो dx के साथ जो फंक्शन है P उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. ये जो फंक्शन होगा उसको पहले हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, जो भी फंक्शन आएगा उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. अभी ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा, आगे डबल ट्रिपल करेंगे तब वहां क्लियर हो जाएगा. अभी बस ये देखना कि ग्रीन थ्योरम, व्हाट डज द ग्रीन थ्योरम से. Now look at this question. You have to evaluate z square with respect integration of देख लेते हैं क्या है, क्या ये एनालिटिक है, हमारा जो ये कर्व सी एस पे एनालिटिक है और इसके अंदर एनालिटिक है या नहीं. तो पहले z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो z स्क्वायर विल बी x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, इट विल बी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy. ये जो u है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, v क्या होगा 2xy, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ योर फंक्शन. अब उसके बाद देखते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हो. साथ में u एंड v जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, वेरिएबल x एंड y, तो दे विल बी कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉची रीमैन इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो एनालिटिक होगा ओवर दिस होल कर्व mod z is equal to 1 and inside it, इस कर्व पे भी और इसके अंदर भी. अब क्योंकि हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है, उसका इंटीग्रल अलोंग द क्लोज्ड कर्व ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यूजिंग द कॉचीज थ्योरम. कॉचीज थ्योरम यही कहती है ना कि अगर fz एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द काउंटर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व c, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ fz विद रिस्पेक्ट टू z इज 0. तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है z स्क्वायर वो क्या है, एनालिटिक है इस रीजन पे, तो इसलिए इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ये 0. नाउ गो थ्रू दिस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.
नेक्स्ट इज कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना. सपोज एक फंक्शन गिवन है fz which is analytic inside अंदर भी and on the counter of a simple closed curve C. Closed मतलब initial final point will be same. Simple means the curve does not intersect itself. अब अगर इस रीजन के अंदर में कोई भी पॉइंट A लेती हूँ, उस पे फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी? Then if A is any point lying inside the region, then the value of the function at the point A, f of A, is given by 1/2 pi iota integral along the closed curve C. किसका इंटीग्रेशन करना है? fz upon z minus a. जिस पॉइंट की वैल्यू चाहिए उसकी z minus a dz. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कंप्लीट फंक्शन लूं fz upon z minus a, will it be defined at z is equal to a? अगर मैं a पुट करूंगी इस कंप्लीट फंक्शन में, तो आई विल गेट f अपॉन में a माइनस a. समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इनफाइनाइट. तो ये ध्यान रखना, ये जो नीचे z माइनस a है, ये वो पॉइंट हमें बताएगा जहां पे हमारा ये कंप्लीट फंक्शन fz अपॉन z माइनस a डिफाइंड नहीं है. और अगर मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का at the point a, it will be given by fna. fna मतलब nth derivative of the function f evaluated at the point a. It is given by n factorial upon में 2 pi iota into integral along the closed curve C of the function fz upon में z minus a की power n plus 1 dz. आप ये जनरल फॉर्मूला याद कर लो, fna वाला. ऊपर वाला कैसे मिलेगा? अगर आप n को 0 डाल दोगे, n को 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर में मिलेगा z minus a की power 1. Same this function. 0 factorial will be 1. You will get 1 in the numerator. f जीरोथ डेरिवेटिव मतलब ओरिजिनल फंक्शन, तो ये f ऑफ a बन जाएगा. अगर आपको ये याद है तो आप जनरलाइज करके आप f ऑफ a भी निकाल सकते हो. अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ध्यान से समझना क्वेश्चन. आपको इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है z² अपॉन में 4 माइनस z² की. किस कर्व के लॉन्ग? C कर्व के लॉन्ग, विच इज गिवन बाय मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 2. अब अगर ये मॉड ऑफ z प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ z माइनस ऑफ माइनस 1. दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल whose center is at the point -1, 0 and radius is 2 units. Is this clear? कर्व C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर होगा -1, 0 पे. दैट मीन्स रियल एक्सिस पे, नेगेटिव साइड पे. एंड रेडियस होगा 2 यूनिट्स का. अब ये जो डिनोमिनेटर है जिसका हमें वैल्यू निकालने जिस इंटीग्रल की, उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं हम फैक्टराइज कर सकते हैं नहीं. 4 माइनस z² कैन बी रिटन एज 2 माइनस z इंटू 2 प्लस z. अब मुझे बताओ, ये जो फंक्शन है z² अपॉन में 2 प्लस z एंड 2 इंटू 2 माइनस z, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? z equals to 2 और z equals to -2. z is equal to 2 and z is equal to -2. अब मुझे चेक करके बताओ कि 2 और -2 दोनों जो ये सर्कल होगा, जैसे हम सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? किस किस को चेक करना है? z is equal to 2 and z is equal to -2. कब अंदर लाई करेंगे? अगर आप z की जगह उस वैल्यू को डालोगे और उसका मॉड कैलकुलेट करोगे, अगर वो 2 से लेस या उसके बराबर है तो इसका मतलब वो उस कर्व पे या उसके अंदर लाई कर रहा है. तो z को अगर आप -2 डालते हो तो क्या बनेगा? -2 प्लस 1 विच इज -1. उसका मॉड क्या होगा? 1. ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 2, इसका मतलब z इज इक्वल टू -2 विल लाई इनसाइड द सर्कल. यस और नो? Yes. It is see, mod of -2 plus 1 is mod of -1, which is 1, which is less than 2. That means the point -2 will lie inside the region. जब आप 2 पुट करोगे, you will get 2 plus 1 3. 3 का mod will be 3, which is greater than 2. इसका मतलब ये जो point 2 है, it will lie outside the region. अब कौन सा पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है? 2 वाला. इसका मतलब ये जो 2 माइनस z है, ये फैक्टर तो हमारा ठीक है, पर ये जो फैक्टर है 2 प्लस z, इस फैक्टर पे मेरा जो कंप्लीट फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसी फंक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? z² अपॉन में
2 minus z the whole divided by z plus 2. I can write this function as this. दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है. जब नीचे वाले डिवाइड का साइन हटाओगे मल्टीप्लाई 1 अपॉन z प्लस 2 होगा. यू विल गेट दिस फंक्शन. यस और नो? यस मैम. अब ये जो हमने न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा है z स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस z, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा इस सर्कल के ऊपर और अंदर एनालिटिक होगा, क्योंकि कहीं पे भी ये नॉट डिफाइंड नहीं है. z स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस z. आपको पता है जो आपका रैशनल एक्सप्रेशन होता है वो डिफाइंड वहां पे नहीं होता जहां पे उसका डिनोमिनेटर जीरो हो. इस रीजन में ये फंक्शन का एक्सप्रेशन कहीं पे भी जीरो नहीं होगा. इसका मतलब z स्क्वायर माइनस 2z वेल डिफाइंड है, और आप ये भी शो कर सकते हो इट विल बी एनालिटिक. अगर अब आप कंपेयर करो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, अगर ये इंटीग्रल की वैल्यू 2 pi iota into f of a, this f will be the function in the numerator. अगर अब हम कंपेयर करें तो हमारा जो एफ जेड है वो क्या बना, जेड स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस जेड, और हम ये जो z प्लस 2 है इसको लिख सकते हैं z माइनस ऑफ माइनस 2, और हमें पता है माइनस 2 अंदर लाई कर रहा है. तो ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आयोटा इंटू द फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है z स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस z, इसको इवैल्यूएट करेंगे एट द पॉइंट z इज इक्वल टू माइनस 2. जब आप माइनस 2 यहाँ पुट करोगे यू विल गेट माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4 अपॉन में 2 माइनस ऑफ माइनस 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 4 विच इज 1. तो f ऑफ a, दैट मीन्स f ऑफ माइनस 2 क्या बन रहा है 1 इंटू 2 पाई आयोटा, इट विल बी 2 पाई आयोटा. आपको इस तरीके के इंटीग्रल्स गिवन होंगे और आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू बतानी होगी. कंपेयर, ये एफ जेड फंक्शन हमारा जो नीचे वाले डिवाइड का साइन है उसके ऊपर वाला फंक्शन होगा. कंपेयर करो, इससे कंपेयर करेंगे तो एफ जेड क्या बना हमारा, जेड स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस जेड, नीचे क्या है जेड माइनस ए, तो सबसे डिनोमिनेटर में क्या है जेड प्लस 2, जेड माइनस ए होता है, तो जेड प्लस 2 कैन बी रिटन एज जेड माइनस ऑफ माइनस 2. फॉर्मूले से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या बनी, माइनस 2 बनी ना. अच्छा ओके. तो मैं वो पूरा तो एफ जेड को जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है. हाँ हाँ, ऊपर देखो ना न्यूमरेटर वाला पार्ट कंपेयर किया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आयोटा इनटू एफ ऑफ ए, सिर्फ इंटीग्रल वाले पार्ट की. तो 2 पाई आयोटा एज इट इज रखा, फंक्शन क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, ए पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया माइनस 2, उस पे इवैल्यूएट कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू. फंक्शन ऊपर वाला है. अब क्लियर हुआ? यस मैम. Now look at the next question. You have to find out the value of the integral z square upon में 4 minus z square. सेम फंक्शन है जैसा भी ऊपर था. अब पर कर्व क्या है, मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 20. जब आपने फैक्टराइज किया था डिनोमिनेटर को, यू वर गेटिंग 2 माइनस z इंटू 2 प्लस z आपको मिल रहा था 2 एंड माइनस 2, जहां पे वो डिफाइन नहीं है ये पूरा फंक्शन. और अगर आप चेक करोगे -2 एंड +2 बोथ विल लाई इनसाइड द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व. इसका मतलब वहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट था जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं था. यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, क्योंकि वहां पे वो डिफाइंड ही नहीं है, विच आर +-2. तो अब करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए ये जो z स्क्वायर है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा है, 2 फॉर्मूलेस पढ़े हमने, z माइनस ए की पावर 1 या फिर z माइनस ए की पावर 1 से बड़ी हो, उस केस में हम ये nth डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे. बट हमने कभी भी z माइनस ए इंटू जेड माइनस बी इस टाइप का फॉर्म नहीं पढ़ा है. आपका इस टाइप का फॉर्म बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो हम क्या करेंगे, यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन इसको ब्रेक करते हैं. ये जो z स्क्वायर है इसको एज इट इज रख लेते हैं. ये जो 1 अपॉन है, this whole expression can be written as z square into 1 upon में 4 minus z square. तो z square को हम as it is रखेंगे, 1 upon में 4 minus z square को ब्रेक करेंगे.
कैसे करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, तो यू विल गेट 1 अपॉन में 2 माइनस जेड इंटू 2 प्लस जेड। अब अगर आप ध्यान से देखो 2 माइनस जेड इंटू 2 प्लस जेड को अगर ऐसे लिखो न्यूमरेटर में उसके 1 की जगह 2 माइनस जेड प्लस जेड प्लस 2, तो आप देखोगे ओपन करोगे 2 जेड माइनस जेड एंड प्लस जेड विल कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 विल बी 4। तो ये 4 को 1 बनाने के लिए हम 1/4 फैक्टर मल्टीप्लाई में रख देते हैं। सो कैन आई राइट 1 अपॉन में 4 माइनस, ये मैंने यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखा है, हेलो मैम, मैम वॉइस नहीं आ रही। am I audible now? Yes, ma'am. Um, I've explained this part, breaking part explain कर दिया था। यस मैम। ओके अगर आप ये वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो इसमें न्यूमरेटर जब आप सिंप्लीफाई करोगे माइनस जेड एंड प्लस जेड विल कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 विल बी 4, 4 will be cancel out with the 4 the denominator, you will get 1 upon में 2 minus z into 2 plus z which is same as 1 upon में 4 minus z square। पर हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर में z स्क्वायर भी है, तो z स्क्वायर अपॉन 4 माइनस z स्क्वायर का ब्रेकअप क्या होगा, z स्क्वायर अपॉन में 4 into this expression। यहाँ पे मैं z स्क्वायर लिखना भूल गई हूँ, तो z स्क्वायर बाय 4 एज इट इज रखा और यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग अलग करके लिख लिया विद द सेम डिनोमिनेटर। तो यू विल गेट इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 2 माइनस z, गलत किया है। अब देखो z स्क्वायर बाय 4 वो तो हर जगह एनालिटिक होगा। अब यहाँ पे साथ में 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड हमें पता है कि जो z इज इक्वल टू 2 है वो हमारा रीजन के अंदर लाई कर रहा है, तो 2 माइनस जेड को पहले हम लिख लेते हैं माइनस कॉमन लेके 1 अपॉन में z माइनस 2 करके, क्योंकि हमें z माइनस a से कंपेयर करना है। तो यू विल हैव माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू z माइनस 2। z माइनस 2 को कंपेयर करते हैं z माइनस a से, तो आपको a मिलेगा 2। तो इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आयोटा इंटू माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 इवेल्युएटेड एट द पॉइंट 2।
ये वाला इंटीग्रल देखो z स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 2 प्लस जेड, 2 प्लस जेड कैन बी रिटन एज z प्लस 2, कंपेयर करोगे z माइनस a से तो a आपको मिलेगा -2, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आयोटा इंटू जेड स्क्वायर बाई 4 को इवेल्युएट करना एट द पॉइंट z इज इक्वल टू -2, -2 यहाँ पुट करोगे, -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 1, यू विल गेट 2 पाई आयोटा. When you put z is equal to 2 here, you will get 2 square, which is 4 divided by 4, 1. बाहर negative sign भी है, तो you will get -2 pi iota. -2 pi iota plus 2 pi iota will be 0. Go through this question. If there is doubt, let me know. Cauchy integral formula use करना आना चाहिए. There will be questions based on it. Next is Moniral's or you can say converse of the Cauchy's theorem. If fz is continuous in a simply connected domain D, and if integral of fz with respect to dz along any curve C, any closed curve C lying in that domain D, वैल्यू क्या है इस इंटीग्रल की 0, तो इसका मतलब fz क्या होगा, एनालिटिक होगा D में. अगर एक हमारे पास कनेक्टेड डोमेन है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, इट मींस विदाउट एनी होल, उसके अंदर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कोई भी क्लोज्ड कर्व अगर मैं उस डोमेन में ले रही हूँ, उसके अलोंग अगर फंक्शन की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब जो fz है वो क्या है, एनालिटिक है इन होल ऑफ द रीजन D. हमने वहां पे यही देखा था, अगर एनालिटिक है किसी कर्व के ऊपर और उसका जो रीजन क्लोज हो रहा है उस पे, तो उस कर्व के अलोंग फंक्शन की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू विल बी 0. सेम चीज है, अपोजिट है उसका. नेक्स्ट इज कॉचीस इनइक्वालिटी. इस पे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ ये रिजल्ट आया कैसे है. Suppose function fz is analytic inside and on the counter of a circle centered at A and radius r. जो कर्व C ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक सर्कल जिसका सेंटर है A पे और रेडियस है R, और फंक्शन क्या है उस सर्कल पे, और उस सर्कल के अंदर जो रीजन है उसके अंदर वो एनालिटिक है. अब मान लो सपोज fz जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसका जो मॉडुलस है वो बाउंडेड है, इसका मतलब fz का जो मॉड होगा, मॉड ऑफ fz will be less than equal to some positive constant for all z lying in that domain. जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर उस डोमेन में लाई कर रहे हैं, उस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं या उस पे लाई कर रहे हैं, उस पे जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसका मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से लेस होगा. दैट मींस मॉड ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू m on c. तो मॉड ऑफ fna क्या होगा, fna क्या था हमारा, fna is given by this integral. Okay, now mod लगाते हैं दोनों तरफ, तो n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा तो बाहर आ जाएगा. अच्छा, आयोटा का मॉड क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1 आयोटा. तो 0 प्लस 1 आयोटा का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट विल बी 1. यस और नो. सो यू हैव, जब आप मॉड लगाओगे n फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, n फैक्टोरियल विल बी सम इंटीजर वैल्यू ना. 2 पाई आयोटा पे मॉड लगाएंगे तो 2 पाई आएगा. इज दिस क्लियर. अब आता है मॉड हमारा इस इंटीग्रल पे, तो हम ये इंटीग्रल के अंदर मॉड ले जाते हैं. मॉड ऑफ fz dz अपॉन में मॉड ऑफ z माइनस a की पावर n प्लस 1.
अब fz का मॉड किससे कम है, m से लेस है। हमने वहां पे लिखा है ना कि मॉड ऑफ fz इज बाउंडेड ऑन दैट कर्व, जो मैंने आपको इनइक्वालिटी बता दी उसमें हमने कंडीशन ली है। तो इसका मतलब आई कैन राइट मॉड ऑफ fz विल बी लेस देन इक्वल टू m। ये वाला कंपोनेंट सेम चलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई, वो मल्टीप्लाई में चल रहा है। मॉड ऑफ fz लेस देन इक्वल टू m। अब देखो z माइनस a, z क्या है, एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है जिसका सेंटर क्या है a और रेडियस है r। तो z माइनस a का जो मॉड होगा वो रेडियस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। That means mod of z minus a is less than equal to r. Yes or no? Mod of z minus a will be less than equal to r. Yes or no? ये क्लियर नहीं। तो mod of z minus a की पावर n plus 1 will be less than equal to r की पावर n plus 1. तो ये जो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेट करना है, इसका मॉड की वैल्यू किससे लेस आ रही है, लेस देन इक्वल टू m अपॉन में r की पावर n प्लस 1। बाहर m फैक्टोरियल और 2 पाई ऐसे चीज है। बचा क्या, इंटीग्रल, इंटीग्रल dz का। z क्या है, किसके अलोंग लेना इंटीग्रल, सी कर्व। सी कर्व क्या है, हमारा एक सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, a पे, और रेडियस क्या है r, और dz क्या है, बाउंड्री वाली आर्क लेंथ। तो dz का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू c विल बी नथिंग बट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या बनेगा, 2 पाई r। तो हमारा ये जो इंटीग्रल की वैल्यू जो बचेगी लेस देन करने के बाद वो बनेगी 2 पाई r। 2 पाई एंड दिस 2 पाई विल कैंसिल आउट, नीचे r की पावर n प्लस 1 थी, एक r न्यूमरेटर में आया, कैंसिल हो गई, यू विल गेट r की पावर n इन द डिनोमिनेटर। तो आपके क्या पास क्या बचा, n फैक्टोरियल m अपॉन में r की पावर n। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ एन ए विल बी लेस देन इक्वल टू m n फैक्टोरियल अपॉन में r की पावर n। Is this clear how this inequality is obtained? प्रूफ आपके ना कोर्स में नहीं है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ समझने के लिए कि वो आया कैसे है रिजल्ट। Is this clear? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। ओके, आई कैन डू वन थिंग, मैं आपको ना इसका प्रूफ ना मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, गो थ्रू कर लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैं लिख दूंगी अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे किया है। नेक्स्ट इज लाइवलेस थ्योरम। इट इज सिंपल, इट स्टेट्स दैट अगर कोई फंक्शन है जो एंटायर फंक्शन है, एंटायर फंक्शन मतलब विच इज एनालिटिक इन होल ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, साथ में अगर वो बाउंडेड भी है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। कोई भी बाउंडेड फंक्शन जो एंटायर फंक्शन है वो क्या होगा, कांस्टेंट। इसका अपोजिट क्या कह सकते हैं, हर एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जितने भी मैंने रिजल्ट्स बताए हैं वो रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। Next, let us discuss the series of complex terms and its convergence. जैसे हमने सीरीज पढ़ी थी रियल की, उसमें क्या लिया था हमने, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, जहां पे हमारे जो a1 a2 a3 थे वो क्या था, रियल वैल्यूज ले रहे थे। अब यहाँ पे वो रियल की जगह कॉम्प्लेक्स वैल्यूज लेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 एंड सो ऑन। जो z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट u1 प्लस आयोटा v1, v1 इमेजिनरी पार्ट। तो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, u2 प्लस आयोटा v2, z3 क्या होगा, u3 प्लस आयोटा v3 एंड इमेजिनरी पार्ट से सीरीज बनेगी जो है v1 v2 v3 अप टू vn। ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा था कोई भी सीरीज तब कन्वर्जेंट होती है जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। तो कॉम्प्लेक्स सीरीज वो कब कन्वर्जेंट होगी, जब उसके रियल पार्ट से जो सीरीज बन रही है वो कन्वर्जेंट हो और जो इमेजिनरी पार्ट से सीरीज बन रही है वो कन्वर्जेंट हो। और वो कन्वर्जेंट कब होंगे, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो होते हैं वो कन्वर्जेंट हो। तो सपोज करो जो रियल पार्ट से सीरीज बन रही है u1 u2 u3 अप टू un,
वो कन्वर्ट करिए टू अ नंबर ए, एंड जो Vn से सीरीज बन रही है V1 V2 V3 अप टू Vn, वो कन्वर्ट करिए टू अ सम B. देन द सीरीज 1, ये जो वाली सीरीज है ये कन्वर्ट करेगी टू द सम A प्लस आयोटा B. और दूसरी है कि क्या होगा, उसका जो nth टर्म है उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होनी चाहिए, 0. So limit of un plus iota vn n tending to infinity should be 0. Now a power series. Suppose power series is a series of the form summation of an z minus a की power n from 0 to infinity. n 0 डालेंगे तो you will get a not only. अगर 1 डालोगे तो a1 into z minus a की power 1. इस टाइप की जो सीरीज होगी उसको हम कहते हैं पावर सीरीज. अगर हम a पॉइंट को 0 ले लेंगे you will get a n z की power n. This series will be a naught plus a1z plus a2z so on. This is called power series centered at the point 0. Now suppose करो इस टाइप की सीरीज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to z1 पे कन्वर्जेंट है. अगर हम z1 पॉइंट लेते हैं उस पे कन्वर्जेंट है, तो z1 से का जो मॉडुलस होगा उससे कम मॉडुलस वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उन सब पे भी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी. में I'm ending the class. Oh, wait a minute, make it.